Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, my dear students. Hope you all will be fine and everything would be okay. You can see that the page is being shown to you people. आप लोगों को मेरे ख्याल में इस पेज के लास्ट लाइन तक मैंने आप लोगों को पढ़ाया था. Is there anyone who would like to make it sure? क्या वो कंफर्म करना चाहेगा मैंने यहाँ तक पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था? कहाँ तक एक्सप्लेनेशन हुई थी जरा मुझे बता दे कोई. सेकंड अलामा. Is there anyone who would like to tell me that कि इस पेज हमने कहाँ तक पढ़ा हुआ था? हाथ उठाने से एनर्जी जाया नहीं होगी. ये जो उल्लू की तरह स्क्रीन पे देख रहे हैं ना वो जरा हाथ उठा के बता दें. बेटा बताइए. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. सर आपने बोला था नेक्स्ट क्लास में डार्क एजेस के बारे में बताऊंगा और वहीं तक आपने समझा दिया था. ऑलराइट. अच्छा, पिछला जो टेस्ट आप लोग का हुआ था फ्रेजल वर्ब थे वो कहाँ तक होंगे? पिछला जो टेस्ट हुआ था 101 से 125 तक थे. ऑलराइट, थैंक यू. आप लोगों का जो अपकमिंग टेस्ट है बेटे मैंने शायद मेडिकल इंजीनियरिंग के अंदर वैसे बताया तो था. पिछला टेस्ट रिवीजन के तौर पर हो गया था बिकॉज सिलेबस वाज नॉट अपडेटेड. तो आप लोग का 23 दिसंबर को जो टेस्ट होगा वेडनेसडे को इंग्लिश का टेस्ट उसके मिसिडो के अंदर पहला टॉपिक द डिवोटेड फ्रेंड 20 मिनट्स विद मिसिडो केंटर एंड द डिवोटेड फ्रेंड. प्रोज सेक्शन के ये दो टॉपिक हैं. बुक के अंदर आपका पहला टॉपिक है ये और पेज नंबर 85 पर एक टॉपिक है डिवोटेड फ्रेंड इसी बुक के अंदर. तो इन दोनों का रिटन टेस्ट होगा. अब रिटन टेस्ट आप लोग का इन दोनों चैप्टर्स का नहीं हुआ था बेटे तो दैट शुड बी कवर्ड अप. इसको भी कवर करना है. और फ्रेजल वर्ब जो होंगे दैट वुड बी 126 से लेकर 150 तक. 126 से लेकर 150 तक नेक्स्ट 25 फ्रेजल वर्ब. बाकी जिन बच्चों ने मतलब नरेशन के अंदर मेरे आंखों से आंसू निकलवाए थे ना उनसे तो मैं मिलूंगा इस टेस्ट में बेटा. जिन्होंने नरेशन के अंदर कारनामे सर अंजाम दिए थे ना तो इस टेस्ट में देखते हैं उन्होंने कौन कौन से कारनामे सर अंजाम दिए थे फिर उनसे इंडिविजुअली मुलाकात करता हूं. तो बेटे आई वुड लाइक टू रिपीट द टेस्ट टॉपिक 20 मिनट्स विद मिस्टर कैंटम और द डिवोटेड फ्रेंड. दीस टू टॉपिक्स आर द पार्ट ऑफ द टेस्ट बेटे. और इसके अलावा फ्रेजल वर्ब जो होंगे वो 126 से लेकर 150 तक. और बाकी ग्रामर के अंदर एक ही टॉपिक है नरेशन. अच्छा, नाउ यू कैन चेक इट आउट देयर. ये जो पेज का लास्ट 5th लाइन है डार्क
अच्छा, it lasted almost approximately, I'm so sorry बेटे, it lasted approximately 1000 years. और फिर ये किसी एशियाई बंदे ने ये बात नहीं लिखी हुई, that is being spoken by the western people. वो जो तारीख लिखने वाले लोग होते हैं, those who are called very authentic historians, उन्होंने इसको नाम दिया डार्क एजेस का. अब ये डार्क एजेस का जमाना कैसा था, स्पेशली जो क्रिश्चियन यूरोप है ना, आई टोल्ड यू पीपल इन द प्रीवियस क्लास, जिसको हम सेंट्रल यूरोप का नाम देते हैं, जिसपे फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, ये जो सारे खबीस किस्म के मुल्क है, दे आर इंक्लूडेड ओवर देयर. ये बाजार इनके उजले लिबास होते हैं, लेकिन इनकी जो शख्सियत होती है गलीज तरीन शख्सियत है. यानी वो तमाम तर बीमारियां जो कौम समूद, कौम बनी साम, कौम आद, कौम लूत के अंदर मौजूद थी, वो सारी बीमारियां इनके अंदर मौजूद थी. और ये दे हैड नो सिविलाइजेशन, नीदर सिविलाइजेशन नॉर पावर, ना तो इनकी कोई तहजीब थी ना कोई ताकत थी. तो दे वर संक इन बार्बरिज्म, ये लोग जहालत की गहराइयों में डूबे हुए थे. लास्ट टाइम आई स्पोक अ सेंटेंस, मैंने सिर्फ समझाने के लिए बोला था बेटे, बिकॉज आई कैन नॉट टेल यू पीपल इन डिटेल देयर, कि सोचे कि इनकी गलाजतों का आलम ये था कि दे हैड फॉरगॉटन द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन. यानी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को इन्होंने खत्म कर दिया था कि सेम जेंडर के अंदर शादियां होना, सेम जेंडर के अंदर मैरिजेस होना इनके माशरे का हिस्सा बन चुकी थी. और स्टिल अभी भी, यानी ऐसी खराब आदत जो इन्होंने तकरीबन 1000 साल तक फॉलो की, या जिन्होंने, जिनकी कौमों में नस्ल दर नस्ल ये चलता रहा, अभी भी यूरोप के कुछ ममालिक के अंदर ऐसे भी मजाहिब के लोग हैं जो इन चीजों को बाबरकत या ब्लेसिंग समझते हैं. इनकी सोच की गलादत इतनी है. Or those people who became a little bit liberal, those people who became a little bit educated and oriented people, उन्होंने फिर कहा कि ये सरासर हमारी जहालत थी. और देखिए वो लिखा हुआ है कि but it was only in Europe that it was dark indeed, only in Christian Europe, for Spain which was Mohammedan. यूरोप के अंदर भी, क्रिश्चियन यूरोप के अंदर, स्पेन भी यूरोप के अंदर मौजूद है, लेकिन चूंकि ये मोहम्मदियों का इलाका था, यहाँ पर इस्लाम के फतह का झंडा के जमाने में ही तो लिखा जा रहा है हेड ऑफ बिलियन कल्चर. इनकी तहजीब और सकाफत बड़ी शानदार थी. द वेस्टर्न वर्ल्ड हाउएवर ग्रेजुअली क्लाइम्ड आउट ऑफ द अबिस ऑफ बार्बरिज्म. आहिस्ता आहिस्ता ये मगरबी तहजीब जो है जहालत की गहराइयों से उभरना शुरू हुई. और फिर लिखा हुआ कोलंबस एंड वास्को डी गामा वर द पायनियर ऑफ द न्यू वेस्टर्न इंपेरियलिज्म. यानी जो मगरबी शहंशाहियत थी ना, दोबारा जब ये असर रसूख हासिल की, व्हेन दे गॉट लीड इन सिविलाइजेशन एंड पावर, तो ये दोनों जो क्रेडिट जाता है किसको जाता है, कोलंबस एंड वास्को डी गामा को. अब ये कौन थे मैं अभी थोड़ी देर में समझा देता हूं. और आखिर में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है क्या, एंड साइंटिफिक टेक्निक वाज इट्स मेन वेपन. इनका जो सबसे बेहतरीन हथियार था बेटे वो क्या था, दैट वाज साइंटिफिक टेक्निक. अब आई वुड लाइक टू टेल पीपल वन थिंग हियर, मैं एक चीज यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहूंगा फॉर द टाइम. आप सबको व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा होगा बेटे, ठीक है. तो फर्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू राइट डाउन क्रिस्टोफर कोलंबस, ठीक है. 1451 से लेकर 1506 एडी, एनो डोमिनी. जिन जाहिलों के दिमाग में एडी का आफ्टर डेथ चल रहा होगा ना, तो उनका दिमाग में भी ठीक कर दूंगा थोड़ी देर के अंदर, ठीक है. अच्छा, और दूसरा जो शख्स था वो कौन था, वास्को डी गामा. इसकी जो डेट ऑफ बर्थ बताई जाती है बेटे वो 1469 एडी से लेकर, कुछ हिस्ट्री में लिखा हो 1523 और 1524. अब देखा जाए तो इन दोनों का जो एरा है ऑलमोस्ट दैट वाज कॉमन, ठीक है. When I told to people the topic Pakistan and the modern world, तो you people may remember those people who were present in that lecture. तो मैंने आपको बताया था ये जो क्रिस्टोफर कोलंबस है ना बेटे, बेसिकली ही वाज द फाउंडर ऑफ अमेरिका, ही इज नोन एज द फादर ऑफ अमेरिका. इसने 4 टूर किए थे, और इसका पहला टूर 1492 में हुआ था जब इसने अमेरिका को डिस्कवर किया था, और इसका लास्ट टूर 1502 में हुआ था. यानी 1492 से लेकर 1502 तक की जो तकरीबन 10 साल और 10.25 साल का अरसा बनता है, इसमें इसने 4 टूर किए थे. उस 4 टूर के अंदर अमेरिका जैसे मुल्क को इसने दरियाफ्त किया था. He was not himself an American, ये खुद अमेरिकन नहीं था क्योंकि उस जमाने में अमेरिका मौजूद नहीं था. इसने अमेरिका को दरियाफ्त किया था. ये इटालियन स्पेनिश नेविगेटर था. पैदाइश इसकी इटली में हुई थी, पला बड़ा ये स्पेन में था, और ये नेविगेटर था जिसको आसान लफ्जों में आज के दौर में कहते हैं एक्सप्लोरर या टूरिस्ट कहा जाता है, ठीक है.
तो अब ये जो शख्स था इसने अमेरिका डिस्कवर कर दिया, और आपको पता अमेरिका इट बिकेम लाइक द सुपर पावर राइट नाउ एट द मोमेंट। और दूसरा शख्स है वास्को डी गामा, ही वाज अ पोर्टुगीज पर्सनैलिटी, यानी ये पुर्तगाल का शख्स था, ये भी वेस्टर्न कल्चर का मानने वाला था। इन दोनों की अगर आप ईयर ऑफ डेथ देखें ना 1506 और 1523, तो दैट वाज द स्टार्ट ऑफ द 16th सेंचुरी। एम आई राइट? दैट इज द स्टार्ट ऑफ द 16th सेंचुरी। तो इन दोनों ने क्या किया था, इन दोनों को इसीलिए कहा जाता है कि दे आर द पायनियर ऑफ द न्यू वेस्टर्न इंपेरियलिज्म, यानी मगरबी जो शहंशाहियत थी उसके ये रूहे रवां कहलाए। और इन्होंने क्या किया था, दे फॉलोड द ट्रेडिशन ऑफ द ग्रीस पीपल, जो मुल्क यूनान के बारे में मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था। तो यूनानियों ने तो सिर्फ एक काम किया था ना कि दे पुट और दे मेड एन इंटीग्रल पार्ट एजुकेशन द पार्ट ऑफ देयर सिविलाइजेशन, यानी उन्होंने क्या किया था, अपनी तहजीब में तालीम को शामिल किया था। और उनका ये मानना था कि इफ यू आर गोइंग टू पुट एजुकेशन इन आवर सिविलाइजेशन, कि अगर हम अपनी तहजीब में तालीम को शामिल कर लेना, तो कुछ बच्चे जहालत दिखाते हुए मुझे नजर ना आए, ठीक है। तो इसने क्या किया था, तालीम तो शामिल रखी, तालीम के अंदर एक नई चीज इंट्रोड्यूस करवा दी थी, और वो नई चीज क्या थी, साइंटिफिक टेक्निक, यानी मैकेनाइजेशन, मशीनों का इस्तेमाल, वेपन्स का इस्तेमाल, और साइंटिफिक इलेक्ट्रॉनिक्स इस्तेमाल जो है उस जमाने के लिहाज से, यानी आई एम टॉकिंग अबाउट लेट 15th सेंचुरी और अर्ली 16th सेंचुरी, लेट 15th सेंचुरी और अर्ली 16th सेंचुरी। इसी बिना पर इन लोगों को क्या कहा जाता है, ये मगरबी तहजीब के रूहे रवा कहलाते हैं, लीडर है, जिन्होंने मगरिब को दोबारा जहालत की गहराइयों से उठाकर तरक्की की ऊंचाई पर पहुंचा दिया था। इनका मेन वेपन साइंटिफिक टेक्निक था। अच्छा, उसके बाद दोबारा अगर हम उस टॉपिक की तरफ आते हैं बेटे, तो देखिए इसके लास्ट में जो बातें लिखी हुई हैं, सबसे लास्ट के अंदर क्या लिखा हुआ था, ईस्ट यानी मशरिक, जहां मैं और आप रहते हैं। तो which had led the world in science before the rise of Greece and after the fall of Rome, यानी मशरिक जिसने ग्रीस के उभरने से पहले और रोम के तबाह होने के बाद पूरी दुनिया की रहनुमाई की थी साइंस की दुनिया में, या साइंस की फील्ड में, साइंस के मैदान में, was completely outdistanced by the west from the beginning of the 16th century onward। और फिर कहते हैं 16वीं सदी के बाद ईस्ट जो था वो हमेशा हमेशा के लिए पीछे चला गया, और वेस्ट जो था तहजीब और ताकत में आगे निकल गया। फिर लिखा वेस्टर्न कॉन्क्वेस्ट और एट द वेरी लीस्ट वेस्टर्न इन्फ्लुएंस बिकेम डोमिनेंट थ्रू आउट द वर्ल्ड। और ये जो मगरबी तहजीब है, और अगर सही कहा जाए तो मगरबी जो असर रसूख है, इन्फ्लुएंस है, ये पूरी दुनिया पर हावी हो गया। अब राइटर क्या कह रहा, कहता व्हेन आई वाज यंग, जब मैं खुद एक नौजवान शख्स था, एवरीबॉडी इन द वेस्ट accepted the domination as a matter of course and as something likely to continue indefinitely। यानी जब वेस्ट को दोबारा तहजीब मिली, ताकत मिली, तो दे बिकम अ लिटिल बिट एरोगेंट पीपल, वो तकब्बुर और वो कहते हैं ना गुरूर के नशे में फिर अंधे हो गए। उनको लगा कि अब जो तहजीब और सकाफत और ताकत हमारे सामने आई है, दैट विल बी एवरलास्टिंग, ये हमेशा कायम रहेगी। और ईस्ट है, ईस्ट जो होगा ये हमेशा हमारी गुलामी करता रहेगा। लेकिन राइटर जो कि एक यूरोपियन राइटर है, वो खुद कह रहा है कि इन दिस एक्सपेक्टेशन एज एवरीवन कैन नाउ सी द वेस्ट वाज मिस्टेकन, इस तवक्कुआत के अंदर हर बंदा देख सकता है कि ये मगरिब की गलत तवक्को थी। वंस अगेन एज एट द टाइम ऑफ द फॉल ऑफ रोम, एक बार फिर रोम को जवाल का सामना हुआ, रोम को दोबारा तबाही मिली। वॉर बिटवीन जर्मन एंड अदर ऑक्सीडेंटल, यानी जर्मन जिसने रोम को तबाह किया था, उसी उसी जर्मन के ऊपर क्या हुआ, अदर ऑक्सीडेंटल। अच्छा, ये जो वर्ड ऑक्सीडेंटल लिखा हुआ है ना बेटे, ऑक्सीडेंटल, इसका एंटोनिम होता है ओरिएंटल। इसको लिख लो आप लोग, ऑक्सीडेंटल लिखा हुआ है, इसका जो एंटोनिम होता है, एंटोनिम का मतलब ऑपोजिट जो वर्ड होता है, वो होता है ओरिएंटल, ORIENTAL, ओरिएंटल। अच्छा, ओरिएंटल का मतलब होता है ऑफ वेस्टर्न कल्चर, ईस्टर्न कल्चर, ऑफ ईस्टर्न कल्चर, और ऑक्सीडेंटल का मतलब होता है ऑफ वेस्टर्न कल्चर, यानी उर्दू में कहते हैं मशरकी तहजीब वाले या फिर मगरबी तहजीब वाले। ऑक्सीडेंटल कंट्रीज का मतलब जो मगरबी तहजीब को फॉलो करते हैं, और ओरिएंटल का मतलब क्या हो जाएगा, जो मशरकी तहजीब वाले ममालिक है। तो जो जर्मनी है, इसके ऊपर मगरबी तहजीब के ममालिक ने हमला किया, इनकी लड़ाइयां हुई, और इससे हुआ क्या, तो देखिए सेकेंड लास्ट लाइन ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ क्या लिखा हुआ है,
सो एनफीबल यूरोप, इसने यूरोप को बहुत ज्यादा कमजोर कर दिया, दैट इट वाज नो लॉन्गर एबल टू होल्ड एशियन सब्जेक्शन। उसके बाद यूरोप जो है वो ज्यादातर देर तक एशिया को गुलामी में ना रख सका। इट इज नाउ यूरोप हुज फ्रीडम इज थ्रेटन्ड बाय द अलायंस ऑफ मॉस्को विद पीकिंग। मॉस्को आपको मालूम होना चाहिए दैट इज द कैपिटल ऑफ रशिया। रशिया का कैपिटल है मॉस्को। और पीकिंग जो है बेटे, ये चाइना का कैपिटल हुआ करता था, ये बीजिंग का पुराना नाम है। इट्स एन एंशिएंट नेम। अब इनकी जो इत्तेहाद है, आपको पता है मैंने बताया था कि रशिया जो है ये 2 कॉन्टिनेंट में आबाद एक मुल्क है बेटी। इसका कुछ हिस्सा यूरोप में और कुछ हिस्सा एशिया के अंदर मौजूद है, लेकिन ये अपने आप को ईस्टर्न कल्चर में काउंट नहीं करता, ये अपने आप को वेस्ट में काउंट करता है। अब इसको यूं कह सकते हैं, अमेरिका हो गया, स्पेन है, जर्मनी है, फ्रांस है, रोम है, नॉर्थ कोरिया है, साउथ कोरिया है, रशिया है, इन सबको ना आपस में ही डर एक दूसरे का। हालांकि सारे वेस्टर्न कल्चर वाले ममालिक, मतलब ये ताकत के नशे में इतने अंधे हो गए कि अपने सामने किसी को खड़े होने नहीं देते हैं। तो ये जब आपस की लड़ाइयां निपटाएंगे तब जाकर ईस्ट से लड़ने का सोचेंगे ना, दैट इज द टारगेट। अब इसमें राइटर क्या कहना चाह रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है चैप्टर के लिहाज से। चैप्टर के लिहाज से इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है बेटे। देखिए क्या लिखा लिखा हुआ, दिस इज द न्यू फैक्ट व्हिच आई थिंक दैट इवन एशिया हैज नॉट एडिक्वेटली रियलाइज्ड। यानी एक ऐसी नई हकीकत है जिसको एशिया के लोगों ने अभी सही तौर पर महसूस नहीं किया है। सुने, लिखा हुआ, फॉर सेंचुरीज एशिया हैज सफर्ड अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ द व्हाइट मैन। यानी यू मे कॉल इट कि कई सदियों तक एशियाई जो लोग थे ये गोरे लोगों की गुलामी करते रहे। व्हाइट मैन का मतलब द यूरोपियन पीपल। इंसॉलेंस का मतलब होता है गुस्ताखी या फिर बदतमीजी। आई हैव माई सेल्फ सीन दिस इंसॉलेंट डिस्प्लेड इन वे दैट मेड माई ब्लड बॉयल। यानी इनकी बदतमीजी और गुस्ताखियों को देखने के बाद जो है ना, मेरा खून खौल जाया करता था और अक्सर मैं बैठ के नाखून चेक करता था कि कहीं मेरे नाखून बड़े हो ना तो मैं खा जाऊं इनको। एंड दैट इफ आई हैड बीन इन एशियन and not a European would have roused me to fury। अगर मैं एक एशियाई होता, यूरोपीय अगर ना होता, तो मैं इनके खिलाफ मुजाहिमत करता, अपने गुस्से का इजहार करता। दिस लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ यूरोपियन डोमिनेशन हैज नेचुरली प्रोड्यूस अ मूड ऑफ रेजिस्टेंस एंड एज ऑलवेज हैपन इन सच केसेस। ये जो बहुत तवील गुलामी थी अंग्रेजों की जो एशिया के लोगों ने की है, ये कई 100 साल की गुलामी ने ना इनके अंदर मुजाहिमत की रविश पैदा कर दी थी। मुजाहिमत की रविश का मतलब क्या, मूड ऑफ रेजिस्टेंस। यानी एवरीथिंग वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय अस वेरी प्रॉपरली। हर चीज को हम फौरन से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। हमारी तबीयत के अंदर ना चिड़चिड़ापन या मुजाहिमत पैदा हो चुकी थी। एज ऑलवेज हैपेंस इन सच केसेस। तो राइटर कह रहा है कि ऐसे केसेस में ऐसा ही होता है। क्यों उदास बैठे हो सर्दियों की शामों में, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। इस शेर में शायर ने मशरिक को एहसास जिम्मेदारी का एहसास दिलाया है। ठीक है, जिनको समझ में नहीं आ रहा बेटे बैठ देखते हैं। देयर इज अ यानी उन लोगों को इस बात का खतरा लगा था कहीं ऐसा ना हो कि आजादी की जो लड़ाई, यहाँ पे 2 फ्रेजेस हैं, आई वुड रिक्वेस्ट यू पीपल टू अंडरलाइन इट। एक फ्रेज लिखा हुआ बेटा आखिर में, फाइट फॉर इंडिपेंडेंस, और एक लिखा हुआ डिजायर फॉर कॉन्क्वेस्ट बिल्कुल आखिर में। तो फाइट फॉर इंडिपेंडेंस का मतलब होता है आजादी के लिए जंग लड़ना। अगर दुनिया की कई कौमें, बेसिक तो 2 ही कौम होती है, लेकिन अगर कई कौमें आपस में आजादी की लड़ाई लड़ते हैं तो इट्स देयर फंडामेंटल राइट, यानी हर कौम को आजाद रहने का हक है। लेकिन अगर कोई कौम ऐसी है कि दे वांट टू हैव अ डिजायर फॉर कॉन्क्वेस्ट, वो चाहते कि वो फातेह बनकर रहें और दुनिया की बाकी लोग जो है उनके गुलाम बनकर रहें, तो ये चीज फिर किसी को रास नहीं आती है। वेस्ट के लोग यही सोच रहे थे कि व्हेन वी गॉट द सिविलाइजेशन, व्हेन वी गॉट द लीड इन सिविलाइजेशन पावर, तो वी वांटेड टू मेक द एशियन पीपल आर स्लेव्स। वो हमें अपना गुलाम बनाना चाहते थे और हम ये चाहते थे कि हम भी आजाद रहें, आप भी आजाद रहें और दोनों की तरक्की अपनी अपनी जगह पर होती रहे। हालांकि इतनी तरक्की के बाद भी पिछली सदी की अगर बात की जाए, पिछली सदी की, आपको मैं एक अजीब बात तो नहीं, ये आपको मालूम होगा, अमेरिका जैसे मुल्क ने भी ना ब्रिटिश से आजादी ली। आप सोचिए जरा, एक यूरोप में और एक नॉर्थ अमेरिका में, अंदाजा लगा ली। अमेरिका जैसे मुल्क ने भी ब्रिटिश से ही आजादी ली। तो सोचे कि इनकी सोच के अंदर बादशाहत की जो नस्ल में खून शामिल था वो ऐसे ही था, और अभी भी ये चीज ये लोग फॉलो करते हैं। क्या लिखा हुआ, देयर आर इट इज टू सम रेमनेंट्स ऑफ वाइट इम्पीरियलिज्म टू बी स्वेप्ट अवे। मगरबी तहजीब की कुछ घटिया किस्म की, कुछ गंदी किस्म की यादें हैं
जो हमारे माशरे से खत्म होनी चाहिए। द फ्रेंच आर रिलेटेड टू अबंड द क्लेम इन चाइना, फ्रांसीसी जो गवर्नमेंट है वो इंडो चाइना के साथ चिमटी हुई है। द ब्रिटिश क्लेम टू मलाया एंड स्टिल होप टू सर्विस समथिंग इन द वेस्टर्न एशिया एंड इजिप्ट एंड सूडान। और ये जो यूरोप के अंदर ब्रिटिश पीपल हैं, ये लोग मलाया के साथ वेस्टर्न एशिया के अंदर इजिप्ट और सूडान के साथ चिपके हुए हैं, क्योंकि इनके पास तहजीब तो मौजूद है बट दे डोंट हैव पावर, इनके पास ताकत मौजूद नहीं है। लेकिन आगे क्या लिखा हुआ, बट इन अ लार्ज व्यू, लेकिन एक बहुत वसीउ नजरी के साथ देखा जाए तो इट इज क्लियर दैट व्हाट रिमेन्स ऑफ द यूरोपियन पावर इन एशिया इज डूम्ड। ये बात वाजे हो चुकी है कि एशिया के अंदर मगरिब की जो भी बची कुची ताकत थी वो आहिस्ता आहिस्ता डूम्ड हो रही है। डूम का मतलब होता है उसका जो चार्म है, उसकी जो अट्रैक्शन है या उसकी जो ताकत है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही है। No one can seriously suppose that the Western Europe can long retain such shared the power as remained to it in Asia. अब कोई भी शख्स इस बात को यकीन दहानी के साथ नहीं कह सकता कि whatever the power has been seen in Asia of Europe, यूरोप की जो भी ताकत एशिया में नजर आती है वो ज्यादा देर तक रहेगी या वो पायदार है, ऐसा कोई नहीं कह सकता। Nor does it seem probable that nor does it seem probable that American imperialism will be able to replace that of Western Europe। और ना ही ये बात दूर दूर तक नजर आती कि अमेरिका जैसा मुल्क जो है ये आगे बढ़ने के बाद और आगे जाने के बाद पूरे वेस्टर्न यूरोप को रिप्रेजेंट कर पाएगा, ये पेशरू बन सकता है या रूहे रवा बन सकता है। यानी अब अमेरिका जैसी ताकत को भी यूरोप में ही दूसरी ताकतों से खतरा लाहक हो चुका है, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर स्टुपिडिटी। अब ये तो यूरोपियन लोगों को यूरोप की ताकत से जो खतरा है वो बताया जा रहा है। एशिया के लिए खतरा क्या था, 20वीं सदी की बात बताई जा रही है, पिछली सदी की। तो ये एक एडवाइस और एक सजेशन है, सुने क्या लिखा हुआ। मैं कुछ चीजें फिर व्हाइट बोर्ड पे आपको समझाऊंगा बेटी। लिखा हुआ देयर इज ओनली वन इम्पेरियलिज्म व्हिच नाउ ऑफर्स एनी मेनेस टू एशिया। अब सिर्फ एक ही ताकत ऐसी है जो पूरे एशिया को खतरा देती है या एशिया के खिलाफ खतरे की घंटी बजाती है, और लिखा हुआ इट इज दैट ऑफ रशिया, और ये ताकत रशिया की है। अच्छा, आप लोग में से बहुत सारे बच्चों को मालूम होगा कि ये जो रशिया मुल्क है बेटे, बेसिकली दैट वाज यूनाइटेड नेशंस, यानी ये यूएसएसआर था। इसका जो पूरा नाम था यूएसएसआर, अगर नहीं मालूम है तो काइंडली नोट इट डाउन देयर। यूएसएसआर स्टैंड फॉर द सोवियत यूनियन ऑफ सोशलिस्ट रिपब्लिक। द सोवियत, SOVIET, the Soviet Union, 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 the Soviet Union of Socialist Republic। सोशलिस्ट का मतलब जो कम्युनिस्ट होते हैं उनका ये रिपब्लिक था। और फिर 1917 के अंदर इन्हीं के मुल्क के अंदर एक रेजोल्यूशन पास किया गया था जिसको हिस्ट्री में कहते हैं रशियन रेजोल्यूशन। 1917 के अंदर, यानी पिछले सदी के अंदर, आज से कमोबेश 103 साल पहले की बात है। और उसके बाद कहा जाता है कि रशिया जो है वो टूट गया था, इसके अंदर इनकलाब आए थे, और टूटने के बाद वो जो ममालिक है ना, आजरबाईजान, तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताफ्तान, शीरमाल, ये सारे ममालिक उसी से बने थे। मतलब इसके टूटने के बाद 11 मुल्क बने, 11, आप सोचें, यानी टूटने के बाद 11 मुल्क आजाद हुए, और अभी भी दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है ये रकबे के लिहाज से। लेकिन ये टूटा क्यों था इसका, हालांकि दुनिया की सबसे बड़ी जो मिलिट्री है वो सबसे बड़ी मिलिट्री रशिया के पास है। दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जो एडवांस लेवल के वेपन्स है बेटी वो भी रशिया के पास है। तादाद के लिहाज से भी सबसे बड़ी मिलिट्री जो है वो रशिया के ही पास है। लेकिन ये क्यों टूटा, बिकॉज इट्स अ कम्युनिस्ट कंट्री। ये एक कम्युनिस्ट कंट्री है, कम्युनिज्म को फॉलो करता है। अभी कम्युनिज्म है क्या, मैं भी थोड़ी देर में आपको समझा दूंगा बेटे, पहले इस पैराग्राफ की मीनिंग को समझ ले। देखिए क्या लिखा हुआ। Writers say the tradition of civilization in Asia are ancient and glorious। एशिया की जो तहजीब और सकाफत है बड़ी शानदार और कदीम है। I do not wish to see them wiped out as I fear is happening in China। 20वीं सदी की बात बताई जा रही, मैं फिर कह रहा हूँ 21वीं सदी की बात नहीं है। और कहता कि मैं नहीं चाहता कि एशिया की तहजीब और सकाफत बिगाड़ का शिकार हो जैसा चाइना में अक्सर होता है। बाय अ डिग्रेडेड फॉर्म ऑफ वेस्टर्न कल्चर, मगरबी तहजीब की एक बहुत घटिया तरीन चाल चली गई है, और चाल का नाम बताया जा रहा है कम्युनिज्म। दो दिस इज नॉट वाइडली रिकॉग्नाइज्ड ईदर इन द ईस्ट और इन द वेस्ट। यानी ये मशरिक में ना तो मगरिब के अंदर इसको इज्जत या पजीराई तो नहीं मिली, लेकिन इन द मोस्ट मॉडर्न एंड द मोस्ट विजिलेंट फॉर्म ऑफ द वेस्टर्न इंपेरियलिज्म, ये मगरबी तहजीब की बहुत जदीद, जिद्दत वाली और बहुत ज्यादा जहरीली एक चाल है जो चली गई है।
अब लिखा जा रहा है इट्स फिलोसफी इज जर्मन एंड इट्स रिजीम इज इम्पोज्ड बाय मिलिट्री फोर्स। इसका जो फलसफा है वो जर्मन से चला है। आपको पता है जर्मन ने रोम को तबाह किया था, फिर जर्मन पर अदर ऑक्सीडेंट ने हमला किया था, अभी थोड़ी देर पहले लिखा है पहले पैराग्राफ में, इसी पेज के हमने पढ़ा है। और इट्स रिजीम इज इम्पोज्ड बाय मिलिट्री फोर्स, इसकी ताकत जो है ना वो मिलिट्री फोर्स के जरिए इम्पोज की जाती है। अब राइटर एक बात ये कह रहा इफ द रीअवेकनिंग ऑफ एशिया वर टू टेक द फॉर्म ऑफ सब्जेक्शन टू कम्युनिज्म, यानी अगर एशिया के आजाद होने वाले ममालिक आजाद होने के बाद कम्युनिज्म के खिलाफ घुटने टेक देते हैं या हार मान जाते हैं, इफ दे बेंड देयर नीज, इसका मतलब ये हुआ कि देयर वुड बी लिटिल इन दैट कुड बी वेलकम बाय एनी फ्रेंड ऑफ ह्यूमैनिटी और ऑफ सिविलाइजेशन। तो शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो इंसानियत या तहजीब से प्यार करने वाला हो और एशिया के आजाद होने वाले ममालिक को वो खुशामदीद कहे। वो ये सोचेगा या वो अपनी राय ये कायम करेगा कि अगर एशिया के आजाद होने वाले ममालिक कम्युनिज्म के खिलाफ घुटने टेक देते हैं और कम्युनिज्म को अपने ऊपर हावी कर देते हैं, दे डू नॉट गो फॉर डेमोक्रेसी, वो डेमोक्रेसी की तरफ नहीं जाते बल्कि कम्युनिज्म को फॉलो करते हैं और अपने मुल्क के अंदर वो निज़ाम फॉलो करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि उनको आज़ाद होना ही नहीं चाहिए, वो गुलामी में रहे, वो ज़्यादा बेहतर है, ना कि आज़ादी के बाद वो कम्युनिज्म को फॉलो करें। अच्छा क्यों? तो देखें, मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं, उसको जरा समझ लीजिएगा। एक शख्स गुजरा है जिसका नाम था कार्ल मार्क्स, KARLMARX। अच्छा, ये जो शख्स था इसकी पैदाइश हुई थी 1818 के अंदर और 1882 में इसका वीजा पासपोर्ट ऊपर का लग गया था, यानी 19वीं सेंचुरी का ये शख्स था। सही है। अच्छा, ये जो शख्स था बेसिकली ये इसको फादर ऑफ कम्युनिज्म कहा जाता है बेटे, फादर ऑफ कम्युनिज्म। इसने किताब लिखी थी जिसका नाम था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। इसी की बिना पर इस शख्स को जर्मनी से हमेशा के लिए जिला वतन कर दिया गया था। फिर ये यूरोप के अंदर कहां पर आया था? इंग्लैंड के अंदर। और आजादी के, वो कहते ना आजादी इजहार का हक होना चाहिए, उसके चक्कर में इसको वहां प्रमोशन दी गई, तो इसने सबसे पहले कम्युनिज्म को इंट्रोड्यूस करवाया था। अब सोचिए कि कितनी घटिया तरीन बात होगी कि जर्मनी से इसको एक्सपेल कर दिया गया और जर्मनी से एक्सपेल होने के बाद ये वहां से जिला वतन एग्जाइल्ड हुआ और उसके बाद फिर ये आया कहां पर? इंग्लैंड के अंदर, और वहां पर इससे अपनी बाकिया जिंदगी गुजारी। कम्युनिज्म होता क्या है, इसकी डेफिनेशन बहुत डिटेल लिखी हुई है, मैं आपको आसान लफ्जों में समझाता हूँ। पहली बात याद रखिएगा, इट्स फिलोसफी जर्मन, इसका फलसफा जर्मनी से चला है और इसकी ताकत को सुपर इम्पोज कौन करती है? मिलिट्री। और मिलिट्री से आपको पता कोई बच सकता नहीं है, तो काइंडली कीप दिस इंफॉर्मेशन इन द माइंड। इसमें होता है कि कम्युनिज्म इज बेसिकली अ फिलोसफी इन विच एवरी मेंबर ऑफ द सोसाइटी, ईदर मेल और फीमेल, will contribute to the society his or her time, money and services according to their abilities। यानी एवरी मेंबर ऑफ द सोसाइटी, ईदर मेल और फीमेल, यानी हर जो जी हिस बंदा है ना, हर जो इंडिविजुअल बंदा है, वो अपनी अपनी काबिलियत के मुताबिक सोसाइटी को यानी मुल्क को या माशरे को जहां वो रह रहा है, वो अपना पैसा देगा, अपनी एबिलिटीज देगा और अपनी सर्विसेज देगा और अपना टाइम देगा, लेकिन अपनी काबिलियत के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू एबिलिटी। लेकिन जब इसी बंदे को इन चारों में से किसी चीज की जरूरत पड़ेगी ना, तो ये सोसाइटी से विड्रॉ तो कर सकता है, ले तो सकता है, लेकिन अपनी जरूरत के मुताबिक। अब आपको पता है, मैं और आप, अगर मैं मिसाल दे रहा हूं, मैं अपने ऊपर रखकर एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। अगर कोई शख्स है, जैसे अगर मैं हूं, अब मेरी एबिलिटी ये कि आई कैन अर्न 50,000 रुपीज और 1 लाख रुपीज इन अ मंथ, कि मैं 1 लाख रुपए अगर कमा सकता हूं, लेकिन मुझे जरूरत 70,000 की रहती है। अब वो 30,000 मेरी सेविंग होना चाहिए मुझे, लेकिन मैं वो सारे के सारे पैसे जाएंगे सोसाइटी के पास, लेकिन जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं 70,000 विड्रॉ कर सकता हूं, आई वुड नॉट बी गिवन 1 लाख रुपीज। अब वो जो 30,000 का डिफरेंस आएगा ना, दैट विल बी द पार्ट और दैट विल बी द ओनरशिप ऑफ द गवर्नमेंट, वो हुकूमत के खाते में चली जाएंगी जी। अब सोचिए कि अगर इस तरह कोई भी कौम 50 साल तक भी काम करती रहे, तो बताइए कभी आवाम तरक्की करेगी? तो आप कहेंगे सर कभी जिंदगी में मुमकिन ही नहीं। इसी बिना पर आवाम जो थी
ये बहुत ज्यादा बिफर गई थी। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दी, ऐसी सैकड़ों एग्जांपल मौजूद हैं। एक एक चीज के ऊपर मिलिट्री फोर्स जो थी वो हावी हो चुकी थी। इसी बिना पर 1970 के अंदर रशिया में रेवोल्यूशन आया था, फिर बहुत ज्यादा मतलब इंटरनल जो सिस्टम था उनका बेड़ा गर्क हो गया था। अब ये चीज अभी भी रशिया में फॉलो करते हैं, वो कम्युनिस्ट फिलोसफी का कंट्री है, कम्युनिज्म को फॉलो करते हैं रशिया में अभी भी। इसीलिए उसका सदर देखा ना, प्यूटिन, पापलेट मछली की तरह मुंह है उसका, जिसका प्यूटिन, दुनिया के ताकतवर इंसानों में उसका शुमार किया जाता है। एक भाई साहब तो निकल गए ना, वो जो क्या नाम था उसका, क्या ट्रम्प नाम था उसका जो, तो वो तो डोनाल्ड ट्रम्प तो चलेगा ना डोनाल्ड डक के पास, लेकिन ये अभी भी वहां पर मौजूद है। इसीलिए राइटर ने कहा था कि एशिया को अभी जो सबसे बड़ा खतरा है बेटे, वो सबसे बड़ा खतरा किस चीज का है, वो है रशिया का। क्योंकि रशिया के अंदर जो कम्युनिज्म को फॉलो करते हैं, अगर एशिया के आजाद होने वाले ममालिक, अब राइटर ने यही कहा ना कि एशिया के आजाद होने वाले ममालिक अगर कम्युनिज्म के खिलाफ घुटने टेक देते हैं, तो इसका मतलब उनका आजाद होना और ना होना फिर तो बराबर हो गया। अब अगला पैराग्राफ एक सवाल से शुरू हो रहा है। सवाल लिखा हुआ है, what then should an enlightened and impartial spectator hope as regard to development of Asia? कि अगर कोई शख्स ऐसा जो गैर जानिबदार सोच रखता है, गैर जानिबदार सोच रखने का मतलब क्या है, ना वो ईस्ट की बात करता है, ना वेस्ट के फेवर में बोलता है, ना वो साउथ के फेवर में बोलता है, ना वो नॉर्थ के फेवर में बोलता है। वो बोलता है दुनिया में कोई भी मुल्क हो बस तरक्की करे, उसकी तहजीब और ताकत स्ट्रांग हो, इंसानियत हो वहां पर, लोग आपस में लड़ाई ना करे, दैट इज कॉल्ड इम्पार्शियल थॉट एट द मोमेंट। यानी राइटर था तो यूरोपी, लेकिन ही हैड द पॉजिटिव थॉट रिगार्डिंग एशिया। इसको अच्छी हमदर्दी जो थी वो किससे थी, एशिया से थी। तो राइटर क्या कह रहा, देखिए राइटर से देयर आर समथिंग व्हिच दो इन मेनी वेज रिग्रेटेबल। अगरचे कोई बहुत सारी चीजें हमारे माशरे में, हमारी दुनिया में ऐसी जो काबिल अफसोस हैं, लेकिन इट इज नेसेसरी टू एक्सेप्ट एज कंडीशन ऑफ सर्वाइवल इन द मॉडर्न वर्ल्ड। लेकिन वही काबिल अफसोस चीजों में से चंद चीजें ऐसी हैं जो दुनिया के अंदर शराइत बन चुकी हैं, इफ यू वांट टू सर्वाइव इन द मॉडर्न वर्ल्ड। दो नोबडी लव्स, नोबडी विशेस, नोबडी डिजायर अबाउट देम। कोई उसको चाहता नहीं, कोई इसकी ख्वाहिश नहीं रखता, लेकिन दुनिया के अंदर इट हैज बिकम द कंडीशन ऑफ सर्वाइवल इन द मॉडर्न। ऐसे कई शराइत है दुनिया के अंदर, इफ यू वांट टू सर्वाइव इन द मॉडर्न वर्ल्ड यू नीड टू एक्सेप्ट दीज चैलेंजेस। उसमें राइटर क्या कह रहा है, कह रहा द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज इज द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियलिज्म। और इन तमाम का शराइत के अंदर सबसे ज्यादा जो बेहतरीन और कीमती शर्त है वो है ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियलिज्म, यानी इंडस्ट्रीज की ग्रोथ की जाए। इंडस्ट्रीज का एक बहुत बड़ा नेटवर्क किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क में होना चाहिए। The power of England in the early 19th century was based upon a virtual monopoly of machine production, and the power of Russia and the United States in the present is due to their supremacy in this respect. कहा जा रहा 19th सेंचुरी के अंदर पूरे 100 साल तक इंग्लैंड को मोनोपोली हासिल थी, इजारादारी हासिल थी पूरी दुनिया के अंदर, कि इससे बड़ी मशीन प्रोडक्शन किसी के पास नहीं थी। इन्होंने इतना बड़ा नेटवर्क जो था वो फैलाया था। और फिर पिछली सदी के अंदर यानी द सेंचुरी विच पास्ट प्रीवियसली, जो 20th सेंचुरी गुजरी है, इसके अंदर दो मुल्क और आगे की तरफ आए बेटे, एक लिखा हुआ रशिया और दूसरा लिखा हुआ यूनाइटेड स्टेट्स। अब मशीन प्रोडक्शन, अगर आप लोगों को, तो बहुत सारे क्लासेस के बच्चे यहाँ पर ऐसे होंगे, फर्स्ट ईयर के अंदर एक पोर्टली थी डेजर्टेड विलेज के नाम से। जो राइटर था वो ओलिवर गोल्डस्मिथ, और वो पोर्टली लिखी गई थी 1770। 1770 का मतलब क्या है, एंड ऑफ द 18th सेंचुरी। और उसके बाद 1840 के अंदर, यानी आप यूं कह सकते हैं कि 1760 से लेकर 1840 तक कमोबेश 80 साल तक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन रहा था। किधर पर, इंग्लैंड के अंदर। और इसमें क्या किया गया था, जो जंगलात थे या छोटे मोटे गांव थे उनको बिल्कुल कहते ना बुलडोजर चलाकर मिसमार कर दिया गया, किसानों को कहीं और ट्रांसफर कर दिया गया, और उन इलाकों के अंदर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज का कायम किया गया। मशीन प्रोडक्शन, टेक्सटाइल कंपनीज, वेपन्स बनाए गए, उसके अंदर फिर और कंप्यूटर वगैरह जितनी भी मशीन प्रोडक्शन है उसका एक बड़ा नेटवर्क कायम हुआ। उनकी नेचुरल ब्यूटी बिल्कुल खत्म हो गई थी फॉर द टाइम में। लोगों ने इसके खिलाफ एहतजाज भी किया क्योंकि लोग ये चीज नहीं चाहते थे। दे नेवर वांटेड द नेचुरल क्लाइमेट शुड बी फिनिश, कि वो नहीं चाहते थे कि उनका जो कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने उनको खूबसूरती दी हुई है या जिस नेचर के वो मालिक शख्स हैं वो खत्म हो जाए, वो कभी नहीं चाहते थे। लेकिन ना चाहने के बावजूद भी
ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज के अंदर उनको काम करना था। हुकूमत ने स्टेप लिया, लोगों ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया, लेकिन ये तमाम तर एहतजाजात जो थे वो फजूल साबित हुए, क्योंकि बाद में 40 साल के बाद, 50 साल के बाद जब आवाम को उसके बेनिफिट नजर आए ना, तब जाकर उन्होंने फिर उसको सुकून से मान लिया था। अब आगे राइटर क्या कह रहा है, कहता है इट इज यूजलेस टू टॉक अगेंस्ट मैकेनाइजेशन, यानी मशीनी चीजों के खिलाफ बात करना फजूल है, बकवास है ये, बिकॉज इट इज द सोर्स ऑफ पावर, ये ताकत का एक जरिया है, एंड बिकॉज दोज हु लैग बिहाइंड हैव डिफिकल्टी इन प्रिजर्विंग इंडिपेंडेंस, और वो लोग जो मशीनी चीजों में हमेशा के लिए पीछे रह जाते हैं, उनको अपनी आजादी बरकरार रखने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। When इंडस्ट्रियलिज्म was new in England, कहा जाता है कि जब इंडस्ट्रीज का नया नया कयाम हुआ था इंग्लैंड के अंदर, तो इट राउज्ड इंडिग्नेंट प्रोटेस्ट ऑन अकाउंट ऑफ इट्स लुथलेसनेस एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्यूटी, यानी कुदरती खूबसूरती तबाह हो रही थी, मतलब पॉल्यूशन बढ़ चुका था, इसकी बिना पर लोगों ने बहुत ज्यादा गुस्से में आकर एहतजाज किया। लेकिन फिर राइटर कह रहा दीज प्रोटेस्ट वर एलोक्वेंटली एक्सप्रेस्ड इन कार्लाइल पास्ट एंड प्रेजेंट, किताब का नाम था पास्ट एंड प्रेजेंट, यानी माजी और हाल। उसमें ये तमाम तक बड़े बड़े ममालिक जो तरक्की पे चलते गए आगे की तरफ, उनके जवाल का वक्त, उनके अच्छा